हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अगर आप इंडियन पॉलिटी सीरीज की वीडियो को कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे तो इस पर्टिकुलर एक्ट को लाने के पीछे का रीजन समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ कि इस मेन रीजन क्या था इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे। आपने देखा था 1857 में ब्रिटिशर्स ने एक रिवोल्ट देखा था, सिपॉय म्यूटिनी, जिसके बाद ब्रिटेन ने इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इस एक्ट के प्रोविजन से कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इंडिया को अब डायरेक्टली रूल किसके द्वारा किया जाने लगा? क्राउन। इसलिए आप जानते हैं कि क्राउन रूल 1858 से लेकर के भारत देश के आज़ादी तक क्राउन रूल चलती है। मतलब है कि कोई कंपनी के बिहाफ, कंपनी के थ्रू रूल नहीं करना है, अब डायरेक्टली ब्रिटेन इंडिया को रूल करेगी क्राउन के थ्रू। ठीक है, यहां तक क्लियर था। लेकिन ये जो रिवोल्ट हुआ उसके मेन रीजन क्या थे? वो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव कारण था जिसकी वजह से ये रिवोल्ट देखने को मिला? और इस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को अगर कर्ब नहीं किया जाएगा तो फ्यूचर में ऐसे रिवोल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो वन ऑफ द मेन रीजन जो था एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का, वो ये था कि भारत देश को रूल करना है विदाउट इंडियन रूल किया जा रहा था अभी तक। मतलब कि भारत देश को ही रूल करने में अगर इंडियन लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो इस तरीके की म्यूटिनी देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि कोई भी कानून बनेगा तो वहां पे इंडियन का कॉन्फिडेंस जीतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, ऐसा ब्रिटिशर्स को लगने लग गया था इस पर्टिकुलर रिवोल्ट के बाद। इसलिए इंडियन काउंसिल एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और इसका मेन पर्पस था इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसीजर में, या फिर आप कहिए कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन को इंडक्ट किया जाए, जिससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन मिले कि जब कभी भी किसी भी तरीके का अगर इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिले तो कहीं ना कहीं इंडियंस वहां पे रिस्पॉन्सिबल हों उस चीज के लिए, तो थोड़ी बहुत जो भी इश्यूज होगी उसको सॉर्ट आउट करने का समय मिलेगा। क्यों? क्योंकि लॉ मेकिंग में इंडियन का कंट्रीब्यूशन है और इंडिया के लोगों को भी लगेगा कि जो ब्रिटिशर्स रूल कर तो रही है लेकिन इंडिया के साथ मिलकर रूल कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन था। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पर्टिकुलर एक्ट की प्रोविजन थी वो ये थी कि फर्स्ट टाइम इंडियन वर इंडक्टेड into the legislative council में पहली बार इंडियन को इंडक्ट किया गया। अब ये क्या है वो भी मैं समझा दे रहा हूं। आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दैट मींस गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और आपको ये भी बताया हुआ है कि एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो लॉ बनाती थी, यही बाद में जाकर के पार्लियामेंट बनी। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने लास्ट के वीडियो में बताया हुआ था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल 12 मेंबर्स कर दिए गए थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर थे, ये भी बताया हुआ है। ठीक है, अब इंडियन वर इंडक्टेड इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट के अंदर एक नई प्रोविजन बनाई गई थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 मेंबर के अलावा 6 to 12 मेंबर्स और ऐड कर दिया जाए, एडिशन। सो इसे एडिशनल मेंबर भी बोला जाता है। एक प्रोविजन बना कि 6 to 12 मेंबर्स नए एडिशनल बनेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और इस मेंबर की जो दर्जा होगा या डेजिग्नेशन होगा वो नॉन ऑफिशियल होगा। क्या होगा? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, एंड दिस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट कौन किया करेगा? सो वायसराय विल नॉमिनेट द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। वायसराय नॉमिनेट करेंगे। क्लियर है? अब यहां तक कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट प्रोविजन पे मूव करते हैं। इट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ मेंबर from 4 to 5 the number of the member in Viceroy Executive Council.
वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, आपने देखा 4 मेंबर है, अब एक मेंबर और ऐड कर दिया गया इसमें, और इस मेंबर को दर्जा दिया गया फाइनेंस मेंबर का। नाउ एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल हैव दैट 5 मेंबर्स, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 12 मेंबर के अलावा कुछ एडिशनल मेंबर होंगे जो वायसराय नॉमिनेट करेंगे, और ये नॉन ऑफिशियल जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे, इसकी 50%, ये भी क्राइटेरिया सेट किया गया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर में से 50% मेंबर एटलीस्ट जितने भी होंगे, अभी 6 अगर होगा तो 3 होने चाहिए, अगर 12 है तो 6, मिनिमम 50% जो मेंबर होंगे वो इंडियंस होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट टाइम भारत देश के अंदर लॉ मेकिंग बॉडी में इंडियन को इंडक्ट कर लिया गया कि एटलीस्ट 50% मेंबर जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर वो क्या होंगे, इंडियन होंगे। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं बात इस पे, तो अब वो कौन से लोग थे, तो फर्स्ट टाइम 1861 के अंदर 6 नॉन ऑफिशियल मेंबर वायसराय ने नॉमिनेट किए, तो जाहिर सी बात है 3 मेंबर जो है वो इंडियंस होंगे। आउट ऑफ दिस 6 मेंबर्स इंडियन थे, और वो कौन कौन से इंडियन थे, पहला महाराजा ऑफ पटियाला, सेकंड राजा ऑफ बनारस, एंड थर्ड सर दिनकर राव। ठीक है, तो 6 से 12 मेंबर की प्रोविजन बनाई गई थी। 6 मेंबर 1861 में आए थे, उसमें से ये क्राइटेरिया था कि 50% जो है वो इंडियन होने चाहिए, यानी 6 मेंबर नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंट किए गए, तो 3 मेंबर इंडियन थे, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। तो ये 2 प्रोविजन थी जो यहाँ पे मैंने डिस्कस करी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविजन की, यहाँ तक आप लिख लीजिए। Now move to the third provision of this act. It मतलब the act, it gave the viceroy it started the portfolio system. जिसे आप डिपार्टमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं। इस एक्ट के बाद पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, आज जो आप मिनिस्टर्स की पोस्ट देखते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड ऑल, सेम उसी तरीके से ये पोस्ट होता है, पोर्टफोलियो जैसे पोर्टफोलियो असाइन किए जाते हैं। तो पहली बार इस एक्ट से ये पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, और पोर्टफोलियो का मतलब ये था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं, गवर्नर मतलब वायसराय के पास सारे डिपार्टमेंट की पावर वायसराय के पास थी, लेकिन अब से एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको भी कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाने लगा, जैसे फाइनेंस का डिपार्टमेंट, होम का डिपार्टमेंट, रेवेन्यू का या सिक्योरिटी का या किसी तरीके का डिपार्टमेंट अब उनको दे दिया जाने लगा। तो यहाँ से शुरू होता है पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को ही इंडिया के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन जो थी, इट गेव द पावर टू वायसराय टू इंट्रोड्यूस और promulgate ordinances। तो फर्स्ट टाइम ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर वायसराय को दे दी गई थी इस एक्ट से। ऑर्डिनेंसेस क्या होता है, जब कभी भी, आपको भी पता है आज के डेट में ऑर्डिनेंस का मतलब भी वही है, उस समय भी वही था। आज के डेट में अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो लेकिन कोई लॉ बनानी हो या उसको पास करना हो जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, क्योंकि पार्लियामेंट की सीटिंग जो सेशन होगी वो बहुत टाइम के बाद होगी, कब होगी 2-3 महीने टाइम लगेगा, लेकिन कुछ लॉज हैं जिसको तुरंत इमीडिएटली इंट्रोड्यूस करना है, लागू करना है, तो उसी के लिए आज भारत देश में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, के पास पावर है, ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। सिमिलरली वायसराय को यह पावर दिया गया कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बैठ रही है तो वायसराय खुद से कोई लॉ को, कानून को पास कर सकती है ऑर्डिनेंस के रूप में। बट आज के ऑर्डिनेंस में और उस समय के ऑर्डिनेंस में डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाता था वहां पे कंकरेंस नहीं होता था, कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल
इज नॉट रिक्वायर्ड नहीं थी। मतलब कि कोई भी ऑर्डिनेंसेस लिया जा रहा है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की सहमति लेना या उनको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी नहीं था। लेकिन आज के डेट में प्रेसिडेंट जब अपनी ऑर्डिनेंस तभी इशू कर सकती है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाए। प्लस दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट जो भी आज ऑर्डिनेंसेस रिलीज होगी उसको भारत देश के अंदर ऑर्डिनेंस जो रिलीज होगी पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट की सेशन स्टार्ट होगी तो इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के अंदर टेबल पे रखना पड़ेगा और उसके बाद जब पार्लियामेंट उसे पास करेगी तभी वो लागू रह सकती है, अदरवाइज नहीं वो कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डिनेंसेस इशू किए जाते थे उसकी वैलिडिटी क्या होती थी 6 मंथ। 6 मंथ के बाद वायसराय के पास ये पावर है कि उसको आगे इंक्रीज किया जाए या उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये टोटली वायसराय की। लेकिन यहाँ आज के डेट में ऐसा नहीं होता, ऑर्डिनेंसेस आज भी 6 मंथ के लिए ही वैलिडिटी होती है, लेकिन अगर उसे एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट में उसको टेबल करना पड़ेगा और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको वोट करना पड़ेगा कि ये कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा इस समय नहीं था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोविजन इज it gave the power to viceroy. It gave the power to viceroy to constitute new provinces and appoint lieutenant governor to rule the province. पहले ये पावर आपको पता है कि किसके पास थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी, लेकिन आपको पता है कि 1850 एक्ट के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया गया, तो इसकी वजह से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो भी पावर थी उसे वायसराय को दे दिया गया। उसी में से एक पावर ये था कि नए प्रोविंसेस बना सकते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कर सकते, तो अब ये पावर वायसराय के पास चली गई। यहाँ पे वायसराय को एक और पावर दिया गया कि अगर कोई प्रोविंस ऑलरेडी बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल बंगाल, मद्रास या बॉम्बे, तो उसकी बाउंड्री को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। जो आज जो पावर भारत देश में आर्टिकल 1 to 4 पे दिया हुआ है वो पावर वायसराय को मिली हुई थी कि अगर किसी प्रोविंसेस को बढ़ाना है या घटाना है तो वो क्या करेगी, वायसराय कर सकती है। ठीक है, ओके। इट गेव द पावर टू वायसराय टू सेट अप legislative council for provinces। वायसराय को एक और पावर दिया गया कि जिस तरीके से आपने देखा कि सेंट्रल के अंदर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रोविंसेस को भी वायसराय को ये पावर दिया गया कि प्रोविंसेस के अंदर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि लॉ बनाने की काउंसिल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और इसी एक्ट के बाद 3 काउंसिल बने। कौन कौन से काउंसिल बनी? लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी 1862 में, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये बनी 1886 में, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब का गठन हुआ, ठीक है, 1897 में। ठीक है, यहाँ ये चीज हुआ। क्लियर? अब इसी एक्ट से आपको एक चीज और क्लियर हो रहा होगा, और वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस एक्ट का। इट डिसेंट्रलाइज्ड द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है? आपने देखा था कि 1773 से शुरू हो गया था सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है, ये शुरू हो गया था इसके बाद, और ये फाइनली फुल्ली सेंट्रलाइज हो गई थी 1833 एक्ट के बाद, जब गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास से लॉ बनाने की जो पावर थी, पावर टू मेक लॉज वो छीन लिया गया था। ठीक है, और टोटल पावर दे दिया गया था वायसराय को।
पैन इंडिया, और ये भी एक सबसे बड़ी डिफेक्ट थी जिसको सही करना था कि पूरे भारत देश को एक सेंटर पे बैठ करके एक जैसा कानून बना करके रूल करना पॉसिबिलिटी नहीं है। रीजन कि हर प्रोविंसेस की ज़रूरतें अलग है। आज भी भारत देश के अंदर जिसे फेडरलिज्म कहते हैं, हर राज्य की ज़रूरतें अलग हैं, तो कभी कभी अलग अलग कानून की भी रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग रीजन्स के अंदर। लेकिन उस समय सिर्फ अगर एक सेंट्रल लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगी या फिर वायसराय बनाएगी और वो पूरी तरह से पूरे पैन इंडिया इंप्लीमेंट करना हो, चलो ठीक है, सेंट्रल लॉ तो हो सकता है जिसको आप लागू कर दो और पूरी पैन इंडिया उसे इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन कुछ सेपरेट लॉज की भी रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग स्टेट को। ऐसे सिचुएशन में जो गवर्नर के पास जो पावर था प्रोविंसेस के अंदर अपनी सेपरेट कुछ लॉ बनाने की, वो पावर छीन ली गई थी, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था एक कंट्री को, इत भारत जितने बड़े कंट्री को रूल कर पाना, जिसके कारण भी ये रिवोल्ट भी देखने को मिला था। तो इस चीज़ को वो करेक्ट करना चाहते थे, इसलिए जो सेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसीजर शुरू हुई थी 1773 में और 1833 में जाकर के पूरी तरह से एकदम फुल्ली सेंट्रलाइज हो जाती है, अब यहाँ से धीरे धीरे करके सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी को चेंज कर दिया जाता है। इसलिए इस एक्ट से स्टार्ट हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसी के क्रम में जब डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हुआ, इट restored the power to make laws to the governors of provinces। जितने भी प्रोविंसेस होंगे उनके गवर्नर को ये पावर दे दिया गया कि वो अपनी प्रोविंसेस के लिए लॉज बना सकते हैं। और साथ में ये तो पावर दे ही दिया गया था वायसराय को कि वो एक लेजिस्लेटिव, यहाँ तक कि लॉ गवर्नर को तो छोड़ो, अगर गवर्नर को भी लगता ही नहीं कि पूरी काउंसिल ही मिल करके लॉज बनाए अपने प्रोविंसेस के अंदर, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी सुविधा कर दी गई थी यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इट गेव द वीटो पावर टू वायसराय कि अगर कोई लॉ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बने या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस में बने, कोई भी लॉ बने, तो उसको वीटो करने का पावर किसके हाथ में था? वायसराय के हाथों में यहां से वीटो पावर दे दिया गया था, ठीक है। आई होप आपको सारे प्रोविजन जो द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।